नमस्कार, भारत एट 7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। भारत एट 7 खबर राज्यों से आपको दिखाएंगे भारत के हर राज्य की खबर, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत थाईलैंड के बीच रणनीतिक साझेदारी, डिजिटल क्षेत्र समेत कुल 6 समझौते। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र पर दिया जोर। कहा, हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति में रखते हैं विश्वास। वक्फ संशोधन बिल से करोड़ों गरीब मुसलमानों को मिलेगा फायदा। राज्यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, बिल में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी का ध्यान रखा गया। लोकसभा से चर्चा के बाद पारित हुआ तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024। केंद्रीय मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 किया पेश। सदन में चर्चा जारी। चीन को लेकर फिर घिरे राहुल गांधी। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस के शासन में चीन ने भारत की बड़ी भूमि पर किया कब्जा। निशिकांत दुबे ने कहा, मोदी सरकार में 1 इंच जमीन नहीं छीन सका चीन। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 25,000 शिक्षकों और सहायक स्टाफ की भर्ती को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। पूरी चयन प्रक्रिया को हेराफेरी और धोखाधड़ी से बताया दूषित। ममता बनर्जी के फैसले को स्वीकार करने से इनकार। तो भारत एट 7 में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया हेराफेरी और धोखाधड़ी से दूषित है, जिससे चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और वैधता समाप्त हो गई है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती। ममता सरकार को लगा सुप्रीम झटका। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया पर जताई नाराजगी। पूरी चयन प्रक्रिया हेराफेरी और धोखाधड़ी से दूषित। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इंकार। रद्द होगी 25,000 शिक्षक भर्ती। हाई कोर्ट के फैसले पर लगी मोहर। कलकत्ता हाई कोर्ट ने नौकरी रद्द करने का दिया था आदेश। 25,000 शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की नौकरी रद्द करने का दिया था आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा 2016 में किए गए 25,753 शिक्षण और गैर शिक्षण पदों की नियुक्तियों को रद्द करने का कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को टेंटेड यानी दूषित करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया हेराफेरी और धोखाधड़ी से दूषित है, जिससे चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और वैधता खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में बदलाव करते हुए कहा कि पद से हटाए जाने वाले शिक्षकों से अब तक हुए वेतन भुगतान की वसूली नहीं होगी। साथ ही नई भर्ती प्रक्रिया 3 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक नई भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये शिक्षक काम करते रहेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल एसएससी भर्ती घोटाले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, सीएम ममता बनर्जी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने रिश्वत लेने वाले अपने पार्टी के सदस्यों को अयोग्य व्यक्तियों को नौकरियों पर नियुक्त करने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई है, जो verdict आई है, उसकी वजह से बंगाल में लगभग 25,500 से भी ज्यादा टीचर नॉन टीचिंग जो 2016 साल से नौकरी कर रहे थे, उनकी नौकरी चली गई।
जिम्मेदार ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के लोग जिन्होंने पैसा खाया था उनको नौकरी दिया था। वहीं प्रभावित शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जताते हुए पूरे घटनाक्रम के लिए ममता सरकार को दोषी करार दिया। पहला नंबर दोषी है राज्य सरकार। उसका जो ग्रिड है, उसका जो लोभ है, उसी का नतीजा आज ये है। वो धांधली क्या है नौकरी में। सरकार को तो दोषी बोल रहे ही, उसके कारण तो यहाँ तक आया है मामला। सीबीआई ने डिटेक्ट किया, देयर वाज अप्रॉक्स 11% टीचर्स आर देयर, 11% टीचिंग। जब सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई ने जो सबमिट किया था, पूरा डेटा जब सबमिट किया था, उन्होंने क्लियरली कहा कि ये कैंडिडेट्स जो है ये टेंटेड है और ये जो कैंडिडेट है ये अनटेंटेड है। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट के वकीलों ने भी पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग और राज्य सरकार के प्रति अपना रोष जताया। This is an altogether an institutional corruption. The whole institution is responsible for that. The School Service Commission, Board and the state government, they are responsible for that. दरअसल करीब 25,000 शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की नौकरी रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं सीबीआई जांच को चुनौती देने की पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर मध्य प्रदेश से, जहां सड़कों का विस्तार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए 4 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 4,302 करोड़ 93 लाख रुपए है। और केंद्र सरकार की तरफ से मिली इस सौगात के लिए सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। एमपी में एक साथ 4 सड़क परियोजनाएं मंजूर, 4 लेन बनेगी सड़कें। सीएम ने जताया केंद्र का आभार। मध्य प्रदेश के 4 नेशनल हाईवेज पर सड़क परियोजनाओं को मंजूरी। परियोजनाओं की कुल लागत 4,302.93 करोड़ रुपए निर्धारित। व्यापार व्यवसाय के साथ रोजगार के भी बढ़ेंगे अवसर। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में संदलपुर से नसरुल्लागंज बाईपास तक राष्ट्रीय राजमार्ग 146B के 43.200 किलोमीटर लंबाई के खंड को 4 लेन का बनाने के लिए 1,535.66 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दे दी है। इससे अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले खंड को पेव्ड शोल्डर सहित 4 लेन तक चौड़ा करने से लंबे मार्ग के यातायात और माल ढुलाई की समग्र दक्षता में सुधार होगा। इसके अलावा ग्वालियर शहर के पश्चिमी हिस्से में 28.516 किलोमीटर लंबाई के एक्सेस कंट्रोल्ड 4 लेन बाईपास के निर्माण के लिए 1,347.6 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। ये परियोजना मुरैना और ग्वालियर जिले के मार्ग में स्थित अन्य महत्वपूर्ण ब्लॉकों और तहसील मुख्यालयों को जोड़ेगी। आज हमारे ट्रांसपोर्ट के अंदर काफ़ी कुछ आवागमन के लिए बहुत सारी सुविधाओं से हम लोग जुड़ जाएंगे हाईवे का निर्माण होने से, और इससे हमारे यहाँ के व्यापारियों को भी बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। हमारा यातायात सुगम हो जाएगा और हमारे गाड़ियों के जो खर्चे जो आज जो लग रहे हैं उसमें भी बहुत सारी कमी आएगी। बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए। हर समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी। लोग एक बड़े महानगरों से 2 महानगरों से बहुत जल्दी जुड़ेंगे। इतना ही नहीं, एमपी के बुंदेलखंड को भी बड़ी सौगात मिली है। विदिशा और सागर जिले में राहतगढ़ से बेरखेड़ी तक राष्ट्रीय राजमार्ग 146 के 10.079 किलोमीटर हिस्से को 4 लेन का बनाने के लिए 731.36 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है। ये परियोजना भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। ये परियोजना राहतगढ़ के घनी आबादी वाले शहर को बाईपास करेगी और निर्बाध और तेज कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी। ये परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और राष्ट्रीय राजमार्ग 346 को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसके अलावा सागर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 146 पर लहदरी गांव जंक्शन से राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बेरखेड़ी गुरुगांव जंक्शन तक ग्रीनफील्ड 4 लेन सागर पश्चिमी बाईपास, जिसकी लंबाई 20.193 किलोमीटर है, उसके निर्माण के लिए 688.31 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है। मध्य प्रदेश को मिली 4 सड़क परियोजनाओं की सौगात दी है। जिन शहरों को उससे जोड़ा गया है उसमें भोपाल है, विदिशा है और सागर और ग्वालियर है। इन क्षेत्रों में 4 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इससे एक रोड का एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और इसमें करीब 4,300 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी।
गौरतलब है कि ये सड़कें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी और औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगी। ये सड़क परियोजनाएं प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सहज एवं सुगम बनाने के साथ आर्थिक विकास को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। अब मध्य प्रदेश को मिली इन 4 बड़ी सड़क परियोजनाओं की सौगातों से न सिर्फ मध्य प्रदेश के शहरों को बड़े शहरों से जुड़ने में आसानी होगी, बल्कि औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और अब बात होगी 93 साल की गोल्डन दादी का कमाल। राजस्थान से खबर है, जहां के बीकानेर की रहने वाली 93 वर्षीय पानी देवी ने एज इज जस्ट अ नंबर, यानी कि एज इज जस्ट अ नंबर, उम्र केवल एक संख्या है, इसको साबित कर दिया है। क्योंकि उनकी उम्र 93 साल की है। जिस उम्र में लोग खड़े तक नहीं हो पाते हैं, उस उम्र में दादी नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर 3 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते हैं और लोगों के लिए मिसाल बन गई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। घाघरा लुगड़ी में दौड़कर गोल्ड मेडल ले आई 93 साल की महिला। जिस उम्र में खड़े नहीं हो पाते लोग, बीकानेर की दादी लगा रही हैं दौड़। गायों और भैंसों की सेवा करते हुए अपनी फिटनेस पर दिया पूरा ध्यान। इंडोनेशिया में दिखेगा बीकानेर की दादी का दम। अपने सपने सच करने की कोई उम्र नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो उम्र मायने नहीं रखती। कहते हैं कि अगर कुछ करने की ललक हो तो उसके आगे उम्र का भी कोई बंधन नहीं होता है। कुछ ऐसा ही राजस्थान के बीकानेर के 93 वर्षीय पानी देवी गोदारा ने करके दिखाया है, जो अब इंडोनेशिया में भारत का परचम लहराने को बेताब है। पानी देवी का सितंबर महीने में होने वाली एशियाई मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। उन्होंने हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित हुई 45वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट, 100 मीटर दौड़ और डिस्क थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया है। बीकानेर की चौधरी कॉलोनी की रहने वाली पानी देवी ने 93 साल की उम्र में भी खुद को काफी फिट कर रखा है। इस अवस्था में भी वह अपनी गायों और भैंसों की सेवा खुद करती हैं। उन्होंने बताया कि उनके फिटनेस का राज नियमित रूप से व्यायाम है, जो उनकी सफलता का कारण है। अब 93 वर्ष की उम्र में पानी देवी की इच्छा, शक्ति और फिटनेस लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। एक घोड़ा और एक रनिंग में, दौड़ में ये तीनों खेल दादी खेलती है। नेशनल तक खेल के आ गई है। अब दादी की इच्छा है विदेश जाने की। खेलते हुए दादी को 3 से 4 साल हो गए लगभग। हमारे परिवार में महिला खेल रही है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। पानी देवी के पोते ने बताया कि दादी में गजब का आत्मविश्वास है। बेंगलुरु में प्रतियोगिता से पहले दादी को गिरने से टखने और घुटने में चोट लगी। इसके बावजूद भी दादी ने हिम्मत नहीं हारी। घरेलू उपचार लेने के बाद दादी ने बेंगलुरु में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया। वहाँ महिलाओं को नियमानुसार किट दिए गए, लेकिन दादी अपनी जिद पर अड़ गई कि वो अपनी घाघरा लुगड़ी के पहनावे में ही प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद दादी ने इस प्रतियोगिता को जीतकर गोल्ड मेडल हासिल किया। मॉडल लेना लगी ना मेडल, उसके बाद में हमारे को भी अच्छा लगा और हमने भी सपोर्ट किया दादी का। नाम रोशन करे मना चखो लगे। राबड़ी है, छाछ है, दूध है, दही है, कई खावे। अब पानी देवी विदेश में हैं और अपने देश का परचम फहराने को बेताब हैं। पानी देवी ने बताया कि मुझे विदेश जाने की बहुत खुशी है। वह विदेश जाकर भी मेडल जीत कर लाएंगी। कहते हैं कि कुछ करने की इच्छा हो तो उम्र मायने नहीं रखता। कुछ ऐसा ही गजब का विश्वास पानी देवी में दिखता है। देश में अपनी प्रतिभा दिखाने के पश्चात अब वे तैयार हैं आगे विदेश में अपना परचम लहराने के लिए। बीकानेर की गोल्डन दादी एक मिसाल है ऐसे लोगों के लिए जो कभी उम्र को या कभी कोई शारीरिक दिव्यांगता को कोई परेशानी का सबब मान लेते हैं। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुदिता पोपली, दूरदर्शन न्यूज, जयपुर। और भारत एट 7 में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल, बेमिसाल, MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं।
वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात होगी राजस्थान में सड़क क्रांति की। जी, राजस्थान में सड़क अवसंरचना को मजबूत करने के लिए बड़ी योजना के तहत 21 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को भारत सरकार की ओर से स्वीकृति मिली है, जिसकी कुल लागत लगभग 5,000 करोड़ रुपए होगी। सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करने के लिए ब्लैक स्पॉट्स का भी सुधार किया जाएगा। पूरे राजस्थान में बिछेगा नेशनल हाईवे का जाल। 5,000 करोड़ की लागत से किया जाएगा निर्माण। राजस्थान में 21 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की मंजूरी। दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स का किया जाएगा सुधार। ब्लैक स्पॉट्स के सुधार से सड़क हादसों में आएगी कमी। नए हाईवे बनने से लॉजिस्टिक्स मजबूत होगा और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। राजस्थान में 21 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। इन प्रोजेक्ट पर करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करने के लिए ब्लैक स्पॉट्स का सुधार किया जाएगा। इन प्रोजेक्ट को सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय से मंजूरी मिलने पर राजस्थान की डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में नए हाईवे बनने से परिवहन तेज होगा, लॉजिस्टिक्स मजबूत होगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ब्लैक स्पॉट्स के सुधार से सड़क हादसों में भी कमी आएगी। गंगापुर सिटी बाईपास NH 23 के निर्माण हेतु राशि लगभग 452 करोड़ की लागत से निर्माण की हाल ही में घोषणा हुई है और काम बहुत जल्दी हो जाएगा। करौली बाईपास NH 23 के निर्माण हेतु राशि लगभग 511 करोड़ की लागत से निर्माण हाल ही में इसकी भी घोषणा हुई थी। काम बहुत जल्दी शुरू होगा। 5,000 करोड़ की लागत से बनने वाले प्रोजेक्ट के तहत नागौर नेत्रा सड़क के 4 लेन का काम, रायपुर जस्साखेड़ा गंगापुर सिटी बाईपास, करौली बाईपास सहित विभिन्न सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जाएगा। इसके साथ ही दुर्घटना संभावित 13 ब्लैक स्पॉट्स के सुधार का कार्य भी करवाया जाएगा। राजस्थान प्रदेश के लिए 21 नेशनल हाईवे परियोजनाओं के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा स्वीकृत कर दी गई है। राजस्थान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, राजस्थान का टूरिज्म, राजस्थान की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और उनको एक नई दिशा मिलेगी। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। गौरतलब है कि राजस्थान में इस वर्ष सड़क विकास के बजट में ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए 17,384 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार अब राज्य की सड़कों और राजमार्गों को सुदृढ़ करने में लगी हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत 17,384 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गत वर्ष में 12,620 करोड़ का व्यय किया गया था, जो अब तक का सर्वाधिक है। कैमरामैन हनुमान के साथ में लक्ष्य आर्य, डीडी न्यूज, जयपुर। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद है। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। MDH। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद,
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बिहार में वक्फ संपत्ति की बात करेंगे। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद जल्द ही कानून का रूप ले लेगा, लेकिन बिल के प्रावधानों को लेकर बिहार में बहस तेज हो गई है। बिहार में वक्फ के पास इतनी जमीन है कि एक अलग जिला बनाया जा सकता है, हालांकि आधा से ज्यादा अतिक्रमण का शिकार है। वक्फ संशोधन बिल जल्द ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाएगा। ऐसे में बिहार में वक्फ की जमीन को लेकर बहस तेज हो गई है। राज्य में वक्फ की इतनी जमीन है कि एक अलग जिला बसाया जा सकता है। साथ ही कई जमीन राजधानी पटना के सबसे पॉश इलाके में से एक हैं, मगर वो अतिक्रमण का शिकार हो गई हैं। इसके बारे में साल 2010 में लोकसभा में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने भी अपने भाषण के दौरान जिक्र किया था और कड़े कानून की पैरोकारी की थी। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया। बिहार में इस समय 2 वक्फ बोर्ड संचालित हैं, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड। इन दोनों वक्फ बोर्ड के पास तकरीबन 29,000 बीघा जमीन है। इनमें शिया वक्फ बोर्ड के पास करीब 5,000 बीघा तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 24,000 बीघा जमीन है। प्रॉपर्टियों को इन लोगों ने मिसयूज किया है। बहुत सी प्रॉपर्टी तो बेच डाला इन लोगों ने। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गए हैं, कहीं मॉल बना लिया है, कहीं कुछ और अपने पर्पस का बना लिया है वक्फ के नाम पर। अगर सरकार उसको कॉमन पब्लिक के यूज में डाल दे, नॉट ओनली मुस्लिम, गरीब जो हमारे हिंदू समाज में लोग उनके भी यूज में आ जाए तो कोई नुकसान नहीं है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सूत्रों के अनुसार शिया वक्फ बोर्ड के पास 1672 परिसंपत्तियां हैं। इसमें 137 संपत्तियों के विवाद वक्फ ट्राइब्यूनल में, जबकि 37 हाईकोर्ट में लंबित हैं। कुछ अतिक्रमण के ऐसे चक्र में फंस गई हैं कि वहां से उसे निकालना संभव नहीं है। दूसरी तो यहां से सीधे वक्फ संशोधन बिल की बात कर रहे हैं, ले चलेंगे राज्यसभा, जहां केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सर जैसे कि उन्होंने बड़ा, क्योंकि उसे सीनियर होने के नाते उसका सूझबूझ समझ, उसका इंटेलेक्ट को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जैसे कन्फ्यूजन बात करके चला गया। उन्होंने 4 स्टेट का रिलीजियस जो लैंड है उसको वक्फ का साथ में कंपेयर करके कंफ्यूजन करके चला गया। वक्फ प्रॉपर्टी रिलीजियस प्रॉपर्टी नहीं होता है, वक्फ प्रॉपर्टी अलग है, वो सिविल है। यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल गलत देके चला गया। फिर बोलता है कि मेरा जमीन मेरा प्रॉपर्टी है। आप कौन होता है कानून बनाने वाला? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो चले जाएंगे। वो सर नहीं, डॉक्टर अभिषेक सिंह भी चले गए हैं। अभिषेक जी तो चले गए, अब मैं क्या करूं? रोक नहीं सकते सर। वापस आएंगे क्योंकि विप है, बिकॉज ऑफ विप विल कम वापस सर। तो जैसे कि सर मैं इसलिए बोल रहा हूं चेयरमैन सर, जैसे कि उन्होंने कहा कि जमीन मेरा है, तुम कौन होता है कानून बनाने वाला? तो जब कोई ट्रस्ट बनाता है तो ट्रस्ट को कौन चलाते हैं, उसका निगरानी कौन करता है? चैरिटी कमिश्नर। तो आप बोलेंगे कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू एक ट्रस्टी हूं, तो चैरिटी कमिश्नर में तुम मुस्लिम नहीं आ सकते हो, क्रिश्चियन नहीं आ सकते। ऐसे हो सकता है कि इस देश में देश कानून से चलता है। आप बोलते हैं मेरा मर्जी होगा, इसका मतलब क्या एक मिनिस्ट्री मुसलमानों के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाना है और हिंदुओं के लिए अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट खोलना है? आप कैसे बात करके जा रहे हैं इतने सीनियर होते हुए? आप इस तरह का देश में एक कानून सबके लिए चलेगा तो ये देश के लिए अच्छा होता है। मैं डिटेल में जवाब दे सकता हूं, मगर ये मेरा रिप्लाई का टाइम नहीं है। लेकिन आप चले जाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि इस तरह का आप बात रख करके चले जाएंगे, बाद में आप रिप्लाई नहीं सुनेंगे, फिर अधूरा हो जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सर, मुझे आई कम टू यू, मैं भी बीच में एक बार बोलूंगा। आई कम टू यू ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। सर
I'm very sympathetic to Minority Affairs Minister, sir. Every time when finance-related matters also I face this situation, when I stand up to answer earnestly with all the questions being posed to me, concerned members are never there. So at least he had the courage to stand up and seek your permission to say. But there were 1 or 2 points on which I want to just give as much of clarification. As much as Minority Affairs Minister says, we are talking to a senior, very senior legal luminary. So I'll humbly submit my facts, if I heard him right, honorable member. In Tamil Nadu or in Andhra, and he also took the name of the Tirumala Tirupati Devasthanam. In all this, the HRNC is with the government. Government appointed people monitor it, they execute it, they run it. Second, Tirumala Tirupati Devasthanam, the executive officer, is appointed by the government of Andhra Pradesh. The endowment board has people who are appointed by the government of Andhra Pradesh, and the entire system is completely under the government of Andhra Pradesh, sir. So it is not as if, you know, Hindus are not being touched at all, only Muslims are. No. There is a huge, in fact, it has led to a lot of feeling that Hindu pilgrims have started feeling that only our temples are being completely controlled by government and government appointed men. And it is leading to a lot of confusion among the Hindu pilgrims also. It's a matter of concern for all religion. So it is I'm responding to the honorable member who spoke. Anybody who has a comment to make on what I've said are welcome to seek the time from the chair rather than shout me down. And therefore, when I put the facts before, because he did refer to the southern states, the Hindu temples, and also took the name of TTD, the fact is this, sir. Kapilji, now Kapilji. Finance Minister, what I said was that yes, you're right, the temples are being managed by the government. So is the Waqf. तो भारत@7 में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।